अलबत्ता अंधेरा छा जाने की वजह से पार्टियों को अपनी अपनी जगह पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया गया था। मेरे पास पानी खत्म हो गया है। मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा ही मायूसी भरी खबर से की। उस्ताद सादिक ने मुस्कुराकर कहा, यही खबर मेरे पास भी है, मतलब अपनी आजमाइश शुरू हो चुकी है। वो इत्मीनान से बोला, स्नाइपर की सारी जिंदगी ही आजमाइशों में घिरी होती है। वैसे पानी के बगैर इंसान कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका इन्हिसार तो इंसान की जिस्मानी हालत, इरादे, अल्लाह पाक की जात पर एतमाद और वापस लौटने की उम्मीद पर होता है। वैसे सुना यही है कि पानी के बगैर लोग महीना भर भी जिंदा रह रहे हैं। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, बहरहाल यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है। दरख्तों के सब्ज पत्ते पानी और खुराक दोनों की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। मैंने दबी आवाज में हंसते हुए कहा, वैसे सर, आप पहले भी मुख्तलिफ मिशन पर सरहद पार आ चुके हैं, क्या कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा? वो गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मैं पहले मिशन पर कामयाबी के करीब पहुंच गया था, मगर मुझे अपने उस्ताद ने धोखा दे दिया। मैंने हैरानी से पूछा, उस्ताद ने धोखा दे दिया? हाँ ज़ीशान, उस्ताद हाशिम मेरे साथ सीनियर था। हम दोनों एक ही झाड़ी में छुपे हदफ की आमद के मुंतजिर थे। हदफ के नजर आते ही उस्ताद के हुक्म पर मैंने गोली चलाई जो हदफ के माथे पर लगी थी। दुश्मन की तादाद काफी ज्यादा थी और हमारी बदकिस्मती के दुश्मन को हमारे जगह के बारे में अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने मुझे वहां से फरार होने का कहा और मेरी स्नाइपर राइफल मुझसे ये कहकर ले ली कि इसकी राइफल फायर के काबिल नहीं रही थी। अब इन राइफल उसने मुझे पकड़ा दी थी। उस्ताद जी आप भी चले ना, मेरे लहजे में ना तजुर्बाकारी बोल रही थी, वरना वहां से दोनों आदमियों का एक साथ भागना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। पर यह बात उस्ताद हाशिम को अच्छी तरह मालूम थी। उसने कहा, आप सीधे वहां पहुंचे जहां हमने गुज़िश्ता शब गुजारी थी। वहां से पहले रुकने की कोशिश न करना और मेरी फिक्र भी न करना। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुझे तजबजब देखकर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, वादा करता हूँ जिंदा रहूंगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूंगा। कम अज कम ये वजन तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल माँ फालतू मैगजीन के और अपनी वाटर बोतल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाही मगर उसने कथा कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज निकालकर मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी तंबिया से पहले दुश्मन की जानिब से फायरिंग के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। इसी वक्त हल्की सी ठक मेरी समातों से टकराई और मुझे पता चल गया कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहां पहुंचकर बंदा यूं भी नजरों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता ना होता। अब तो दुश्मन इस जानिब मुतवज्जा हो चुका था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रस्ते ही में धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी उनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रस्ते में ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहां से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था और उसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था वो जिंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था मगर ढलान से उतरते ही मैं सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशीब में मैं अंधाधुंध होने वाली फायरिंग से महफूज था। गुज़िश्ता रात की पनागाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनागाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खूह में घुसकर उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहां से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताकुब करते हुए इस ठिकाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तलाश कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। उस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात है कि वो खराबी उसके अपने हाथ की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वह अपने मुल्क पर कुर्बान हो चुका है, लेकिन इस तरह कि अपने जेरे कमान की जान को बचा गया था। इस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गई थी। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ इस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते होंगे कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशी के हवाले करता है। उसने भी यही किया, मगर मुझे शक भी नहीं होने दिया। फिर उसने कहा था कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है और वो दूसरा रास्ता एक ही
सम्त को जाता था जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है, मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं इस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया था। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी ना जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला, मगर मुझे धोखा ज़रूर दिया था। आज तक उस धोखेबाज को नहीं भुला सका हूँ यार। उस्ताद सादिक की आंखों में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुतल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो चुका था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बोतल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले किए थे कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रस्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दान रहा था। सुबह सादिक उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मुलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे। पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजार दी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से इतराफ का जायजा लेकर वाकी टाकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वाकी टाकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वाकी टाकी की आवाज को मद्दम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वाकी टाकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कह रहे हैं? मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। कैसे? मैंने हैरानगी से पूछा। चश्मे की जगह आपको मालूम है, और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है, ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मगर आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब यह खतरा आप ही को मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफत भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज़्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो कोई नहीं। मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट साइट होगी, और ये तो आपको मालूम होगा कि इसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आ जाती हैं, और हर जानदार शह हरारत खारिज करती है। यानी मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा। दिन के 1:30 बज रहे थे। बिल्कुल, घेरा डालने वाली पार्टियां दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होंगी, और मुझे उम्मीद है शमाल की जानिब से आप बासानी से निकल सकते हैं। इनका ध्यान मशरकी और जनूबी समत में होगा, लेकिन तलाशी लेने वाली पार्टियां तो चौकन्ना होंगी ना। मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल करवाई। तो फिर ऐसा है कि सुबह सादिक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। उस वक्त पहरेदार अमूमन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। गुड, उसने तहसीन अमेज लहजे में कहा, यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बस आपको जांचना था। शुक्र है कि आपका मयार पर पूरा उतरा। उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा, वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने हमें काफी ख्वार किया था। हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाले जांगुसल लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन कर रखा था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज दी, ज़ीशान मैं तैयार हूँ सर। मैं चाबक दस्ती से बोला और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं इतराफ का जायजा लेना नहीं भूला था। वो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मुअज्जब ही बनता, और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादिक ने मेरी जानिब मेरा समाल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बोतल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज्यादा पानी ला सको। ठीक है सर। मैंने इत्मीनान से इस बात में सर हिला दिया। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की, और मैंने फी अमान अल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटका ली। ग्लाक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को असाल्ट राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना
बेवकूफ़ी है। हरकत करते हुए अच्छी साख्त का पिस्तौल स्नाइपर राइफल से कई गुना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतुबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतुबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतुबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफर करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपास के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी नहायत जरूरी है। मैंने चौका शमाल की जानिब सफर करना था, इसलिए मुझे इतनी तगदो नहीं करनी पड़ी थी। बस कुतुबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाजा किया और चल पड़ा। कुतुबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे को समत बरकरार रखने के लिए ज्यादा देर नहीं चुना जा सकता था, क्योंकि सितारों का अपना सफर जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा चुनना पड़ता है। मैं गाहे बगाहे शब-ए-दीद ऐनक में भी झांक कर दाएं बाएं के इलाके को देख लेता था। चलते वक्त हत्तल वसा मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज पैदा न हो। वो इस तरह मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी, मगर कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर था। रास्ते में मुझे दुश्मन की कोई पार्टी नजर न आई। यकीनन ज्यादातर पार्टियां मशरकी समत में खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नजदीक घने जंगल में मौजूद थीं। दरख्तों का सिलसिला खत्म होने के करीब हुआ तो मेरी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई और मैं करीबन रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी अपने रुख से आहिस्ता आहिस्ता नकाब उतार रही थी। झाड़ियों की आखिरी लाइन के करीब मैं लेट गया। मेरे सामने वही खुश्क नाला था जिसे दुश्मन सफेद नाले के नाम से पुकारता था। इसी नाले की दूसरी जानिब मैंने दुश्मन के सुरेश नामी आदमी को हलाक किया था। मुल्कजे अंधेरे में मुझे दूर से 2 हिवले अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। उनके अंदाजे से जाहिर था कि वो दोनों संतरी हैं। मैं वहीं दबक कर लेटा रहा, यहाँ तक कि मेरे करीब से गुजरते चले गए।